गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हिस्ट्री क्लासेस बाय कमलेश कुमार में हार्दिक स्वागत है। हम आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का पाठ 2 राजा, नगर और किसान पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारे जरूरी जो प्रश्न है, जो टॉपिक्स है, वो हमने पढ़ लिए हैं। और आज जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। न केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये वाला पोर्शन बहुत आवश्यक है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से वही कि आप लोगों ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारतीय इतिहास के अगर हम बात करें तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत में खासकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हमने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। प्राचीन भारत के सभी रेप्यूटेड जो साम्राज्य थे उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। और हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने गुप्त साम्राज्य के महान शासकों चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जो जरूरी टॉपिक्स थे, चाहे समुद्रगुप्त की विजय हो या फिर उसके चरित्र और सफलताओं का वर्णन हो, हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम गुप्त साम्राज्य से ही दो महत्वपूर्ण और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध, फिर गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, और तीसरा गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, न केवल गुप्त साम्राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि भारत के इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास में भी इनका बहुत महत्व है। और एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई बार बता दिया है, +1 क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि सीरीज में आपको जो है प्रश्न आते हैं, जिसमें इन प्रश्नों में से, इन टॉपिक्स में से आपको जरूर जो है वो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके साथ साथ में ही ये वो टॉपिक्स हैं जो कि प्राचीन भारत के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी यहाँ से बहुत कुछ पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक प्रबंध। हालांकि अभी तक अगर हम प्रशासनिक प्रबंध की बात करें तो हमने मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक प्रबंध के बारे में पढ़ा, लेकिन गुप्तों का प्रशासनिक प्रबंध कैसा था उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक प्रबंध में। हमने पहले भी बात की कि गुप्त शासक जो थे बहुत अच्छे जो थे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनका जो उद्देश्य था वो था लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना और लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, इसके साथ साथ में ही वो एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही थे, लेकिन उनके प्रशासन का जो उद्देश्य रहता था वो था एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना जो न केवल भारत के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में भी वो उसका नाम लिया जाए। तो प्रशासनिक प्रबंध में सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय शासन प्रबंध। केंद्रीय शासन प्रबंध, जैसे कि हमने मौर्य साम्राज्य में भी पढ़ा था केंद्रीय शासन प्रबंध, उसमें भी राजा सबसे शक्तिशाली था। यहाँ पे भी राजा सबसे शक्तिशाली है। उसका पद पैतृक था, जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में पद पैतृक रहता था कि राजा की मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता था, वैसे ही यहाँ पे भी गुप्त साम्राज्य में भी राजा का पद जो था वो पैतृक था। राजा के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। उसके मुख से निकले हुए शब्द कानून बनते थे। वो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, सेना का सबसे बड़ा सेनापति वो होता था। और सीधी सी बात अगर हम करें तो कुल मिला के राजा एक साम्राज्य में सबसे बड़ा जो है वो शासक होता था। गुप्त शासकों की बात करें तो उन्होंने महाराजा धीराज पर पद्म भंडारकर और विक्रमादित्य जैसी उपाधियां जो है वो धारण की थी। ठीक है, तो राजा की स्थिति गुप्त काल में मौर्य शासकों की तरह ही, मौर्य राजाओं की तरह ही बहुत सुदृढ़ थी, बहुत शक्तिशाली थी। फिर हम बात करते हैं मंत्री परिषद की। जिस तरीके से हमने
मौर्य काल में भी पढ़ा मंत्री परिषद के बारे में कि राजा अपने राज्य को चलाने के लिए कई मंत्रियों की नियुक्ति करता था। बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी ताकि वो राजा को ये मंत्री अलग अलग विभागों के बारे में राय दे सके, सलाह दे सके। उनकी सलाह को मानना या ना मानना यहाँ पे भी राजा के ऊपर ही निर्भर करता था, इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य में। लेकिन ज़्यादातर समय क्योंकि मंत्री परिषद में ऐसे मंत्रियों को राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता तो बहुत ईमानदार और बहुत इंटेलिजेंट होते थे, तो राजा उनकी बात मान लेता था। अगर हम गुप्त शासकों की बात करें तो मंत्री परिषद में उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण मंत्री था वो था संधि विग्रहक। इसे युद्ध और शांति का मंत्री कहा जाता था, जो राजा को युद्ध करने में, युद्धों से पहले की जो प्लानिंग थी या युद्धों के बारे में जितनी भी सलाह थी वो देता था, और साथ में संधियों के बारे में भी, और यह सेना को शक्तिशाली बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। कुल मिला के संधि विग्रहक एक, आप आज की डेट की बात करें तो रक्षा मंत्री की तरह कार्य करता था। रक्षा मंत्री जैसे आज की डेट में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी है ना। तो सेना को स्ट्रॉन्ग करना, सेना को शक्तिशाली बनाना और साथ में ही संधि और युद्ध के बारे में सलाह देना, ये सारा का सारा डिपेंड संधि विग्रहक के ऊपर था। दूसरा था महादंड नायक। ये न्याय मंत्री था और राजा को न्याय संबंधी सलाह ये देता था कि किस पाप के लिए, किस गुनाह के लिए कौन सी सजा दी जाए। महाप्रतिहार, ये राजमहल मंत्री था जिसका मुख्य कार्य राजमहल में रहने वाले शाही परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करना था और उनकी जरूरतों को पूरा करना था। महाप्रतिहार, सबसे पहला महासंधि विग्रहक जो कि युद्ध तथा शांति का मंत्री था, महादंड नायक न्याय मंत्री और महाप्रतिहार राजमहल मंत्री। चौथा जो महत्वपूर्ण मंत्री इसमें था वो था दंड पाशिक। ये पुलिस विभाग का प्रमुख होता था और नगरों में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती। चोरों और डकैतों को भी ये पकड़ता था। और फिफ्थ जो मंत्री थे वो थे महाबलाधिकारिता, पैदल सेना का मंत्री, और पैदल सेना को शक्तिशाली बनाना, उन्हें हथियार और युद्ध अभ्यास कराना, इस महाबलाधिकारिता का कार्य रहता था। हालांकि और भी बहुत सारे मंत्री थे, ठीक है, जैसे हाथी सेना का मंत्री, घुड़सवार सेना का मंत्री। तो ये इन मंत्रियों का जो कार्य थे वो राजा को सलाह देना थे और सेना को मैनेज करना था। अब हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन प्रबंध की। प्रांतीय प्रशासन प्रबंध में यहाँ से अलग से भी क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि गुप्त शासकों, जैसे मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था, वैसे ही गुप्त शासकों ने भी अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था। और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भुक्ति। और भुक्ति के मुखिया को उपरीक कहा जाता था, जिनका मुख्य कार्य प्रांत में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, कानून और शांति बनाए रखना, ये सभी कार्य उपरीक के द्वारा किए जाते थे। उपरीक के पद पर आमतौर पर राजा के पुत्र तथा उसके रिश्तेदार नियुक्त होते थे। तो एक प्रांत की संपूर्ण जो जिम्मेवारी होती थी उसको शासन चलाने की, चाहे कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की, ये सारी की सारी किसकी होती थी? उपरीक की होती थी। यहाँ से प्रश्न 2 पूछे जाते कि भुक्ति से क्या अभिप्राय है। तो गुप्त काल में भुक्ति किसको कहा जाता था? प्रांतों को गुप्त काल में भुक्ति कहा जाता था। और प्रश्न ये भी आता कि उपरीक से क्या अभिप्राय है। गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति के अधिकारी को या भुक्ति के मुखिया को उपरीक कहा जाता था, जिसका मुख्य कार्य प्रांतों में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना था। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर बात करते हैं स्थानीय प्रबंध की। जैसे मौर्य काल में हमने देखा कि प्रांतों को जिलों में बांटा था, वैसे ही गुप्त काल में भी प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। और जिलों को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। और विषय के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। और जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इट्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विषयपति। तो प्रश्न यहाँ से भी आता कि विषय से क्या अभिप्राय है। तो विषय गुप्त काल में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था और इन जिलों को विषय कहा जाता। और विषयपति से क्या अभिप्राय, ये भी प्रश्न पूछा जाता। तो गुप्त काल में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था और जिन्हें विषय कहा जाता था, और विषय के मुखिया को विषयपति कहा जाता था, जिसकी मुख्य जिम्मेवारी जिले में शांति और व्यवस्था को लागू
करना था। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। केंद्रीय शासन प्रबंध, जिसमें सबसे पहले राजा, फिर मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में महाबलाधिकारिता, जो नीचे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो पहले महासंधि विग्रहक जो उसमें रहता था, और उसके बाद महादंडनायक, महाप्रतिहार, दंडपाशिक और महाबलाधिकारिता। ठीक है, उसके अलावा भी मैंने कुछ और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की बात की। फिर प्रांतीय शासन प्रबंध और स्थानीय शासन प्रबंध। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं थी गुप्त काल में। अब हम सेकंड जो टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। व्हाई द गुप्त ईरा इज कॉल्ड द गोल्डन फेज ऑफ इंडिया। इन एंशिएंट इंडिया की बात करें तो गुप्त काल जो है वो स्वर्ण युग रहा है भारत में। अब हम गुप्त शासकों की बात करें तो बहुत ही शक्तिशाली शासक वो थे, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त जैसे शक्तिशाली शासकों ने शासन किया। जहां तक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात है तो ये गुप्त साम्राज्य के सबसे महान शासक रहे हैं। और इन शासकों ने कोई भी क्षेत्र था, चाहे बात राजनीति की हो, प्रांतीय शासन व्यवस्था की या शासन व्यवस्था की हो, कला और साहित्य की हो, विज्ञान, आर्थिक सुदृढ़ता, यातायात और संचार के साधन, इन सभी क्षेत्रों ने इन्होंने बहुत काम किया, जिसके कारण इस काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी मुख्य विशेषता क्या है, क्यों जो है इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक एकता की। गुप्त शासकों से पहले और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पूरा भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जो आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन गुप्त शासकों ने एकता स्थापित करते हुए पूरे भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। एक बड़ी जो थी वो उनकी अचीवमेंट थी। नंबर 2, सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था। हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो एक बहुत ही कुशल शासन प्रबंधक थे। उन्होंने बहुत ही कूटनीति से काम लिया और प्रांतीय व्यवस्था को सुदृढ़ उन्होंने किया। प्रांतों के मुखियाओं को उन्होंने जो है वो डायरेक्शंस दी थी कि वो जनता के साथ जो है बहुत अच्छा व्यवहार करें और जनता की भलाई के लिए कार्य करें। तीसरा, विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति। एक्चुअली में इंडिया की हम बात करें तो भारत में विज्ञान का जो आविष्कार हुआ था प्राचीन काल में, वो ज़्यादातर इस काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ। उसका मेन कारण क्या था कि गुप्त जो शासक थे वो बहुत ही एक्चुअली हम बात करें तो वो सभी को संरक्षण प्रदान करते थे, चाहे वो वैज्ञानिक थे, चाहे कलाकार थे, साहित्यकार थे। तो जिसके कारण कि उनके दरबार में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान जो है वो रहते थे। जिसमें सबसे पहले हम आर्यभट्ट की बात करें, आप लोगों ने सुना होगा आर्यभट्ट बहुत ही फेमस जो है वो वैज्ञानिक रहे हैं, साइंटिस्ट रहे गुप्त काल में, जिन्होंने कि जीरो की खोज की और साथ में उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर काटती है। पहले ऐसा लगता है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर काटता है, ऐसा दिखता था, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काटती है। ठीक है, उसकी जो महत्वपूर्ण रचना थी उसका नाम था आर्यभट्टीय। इस काल का सॉरी दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो शासक जो वैज्ञानिक रहा वो थे बरहामीर, जिन्होंने बृहद संहिता की रचना की। इसके साथ साथ में ही सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी इस काल के महान चिकित्सक रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आता है कि चरक कौन थे, तो आप लिख सकते हो कि चरक गुप्त काल के महान जो थे वो क्या बोल सकते हैं उसको, डॉक्टर थे, महान औषधि को जानने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने चरक संहिता नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। सुश्रुत भारत के पहले सर्जन, शल्य चिकित्सक, जिन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की। ये डॉक्टर रहे हैं गुप्त काल के महान चिकित्सक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में उन्नति। इस काल में साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई। हमने गुप्त काल के स्रोतों के बारे में पढ़ा कि गुप्त काल के जो स्रोत थे उसमें कालिदास की रचनाएं। कालिदास इस काल का बहुत ही बड़ा महान साहित्यकार, नाटककार रहा है, जिसने मेघदूतम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतली और विक्रमोवंशीय नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। ये संस्कृत भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ा है। साथ में विशाखदत्त इस काल का दूसरा महान साहित्यकार था, जिसने
देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ उसने लिखे। फिर अमर सिंह का अमरकोश, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियाँ। इस काल में जो है वो हम देखते हैं कि बहुत सारे साहित्यकार रहे हैं और गुप्त शासकों ने अपने दरबार में उनको संरक्षण प्रदान भी किया था, जिसके कारण इस काल में बहुत सारा साहित्य लिखा गया और गुप्त काल का नाम स्वर्ण अक्षरों में साहित्य के क्षेत्र में जो है वो लिखा गया। पांचवें में व्यापार के क्षेत्र में उन्नति। इस काल में व्यापार के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के बीच शांति स्थापित करने के लिए जो जंगली जातियां थी उनको पराजित किया और जो रास्ते थे उनको सिक्योर किया व्यापारियों के लिए, जिसके कारण कि व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जाने उन्होंने आरंभ कर दिया और जिसकी वजह से कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। साथ में ही उन्होंने कृषि के उत्थान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाटलिपुत्र, उज्जैन, वैशाली और बनारस इस काल के, मथुरा इस काल के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो आर्थिक केंद्र रहे हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो इन शहरों में, इन नगरों में बहुत सारी अर्थव्यवस्था को बहुत सारा जो है वो हम बात कर सकते हैं कि बल मिला इन, और व्यापारिक केंद्र रहे हैं ये। इसके अलावा विदेशों से व्यापार किया, श्रीलंका, ईरान, मिस्र और यूनान। ठीक है। छठा हम बात करते हैं कला के क्षेत्र में उन्नति। तो कला के क्षेत्र में इस काल में बहुत उन्नति हुई। अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसमें कि अजंता की गुफाओं, एलोरा की गुफाओं और अजंता की गुफाओं में गुप्त काल में बहुत कुछ जो है किया और साथ में ही बहुत सारे मंदिरों का निर्माण इस काल में हुआ और महात्मा बुद्ध तथा जैन तीर्थंकरों की कई मूर्तियां जो इस काल में बनाई गई, जो या तो गांधार कला शैली में थी या मथुरा कला शैली में थी। लेकिन गुप्त काल में भी कुषाण काल की जो शैलियाँ थी वो चलती रही और इन शासकों ने जो है वो लगातार ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जो कला और साहित्य के प्रेमी थे। स्वयं समुद्रगुप्त एक महान कला प्रेमी था, जिसके बारे में हम बात की पिछले चैप्टर में। तो गुप्त